2017 में छपी किताब द सीईओ नेक्स्ट डोर में एक अच्छा सीईओ और एक महान सीईओ में अंतर ढूंढने की कोशिश की गई है। इस किताब के लिए लेखकों ने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च किया है और ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक साधारण इंसान भी कोई बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी का लीडर बन सकता है। इस किताब में कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने के तरीके भी बताए गए हैं। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जो किसी कंपनी का सीईओ बनने की चाह रखते हैं, जिन लीडर्स को अपना मैनेजमेंट स्किल्स बेहतर करना है, या फिर वो एंटरप्रेन्योर्स जिनको अपना बिजनेस चलाने के लिए सलाह की जरूरत है। एलेना बुथेलो और किम पॉवेल दोनों बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। उन दोनों ने जीएच स्मार्ट पर काम किया, वर्ल्ड बिजनेस लीडर्स की पर्सनालिटी और मेंटालिटी पर की गई सबसे बड़ी स्टडी। सीईओज को अक्सर फैंसी सूट पहनने वाले हाईली इंटेलिजेंट बिजनेस गुरु के रूप में कल्पना किया जाता है, पर सच तो यह है कि ज्यादातर सीईओ के पास न तो हायर एजुकेशन डिग्री होती है और न ही वो किसी रईस खानदान से आते हैं। असल में देखा जाए तो कॉर्पोरेट सक्सेस के लिए किताबी कीड़ा या धन कुबेर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेखक बोथेलो और पॉवेल ने कई स्टडीज कंडक्ट की ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी सक्सेसफुल कंपनी का लीडर बनने के लिए सच में क्या चाहिए। ये स्किल्स कोई भी सीख सकता है और उन स्किल्स को किस तरह अपने अंदर डेवलप किया जा सकता है, ये बात इस बुक समरी में अच्छी तरह साफ साफ बताया गया है। इसमें तरह तरह के इंडस्ट्रीज के मशहूर सीईओज का उदाहरण दिया गया है। इस किताब से आपको पता चलेगा कि अगला एलॉन मस्क या अगली इंदिरा नूई बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बुक समरी में आपको पता चलेगा कि कितने प्रतिशत सीईओ इंट्रोवर्ट होते हैं, किस तरह एक कचरे वाला $9 बिलियन की कंपनी का सीईओ बन गया और कब लोगों से उनकी चड्डी के बारे में पूछा जा सकता है। कोई भी पैदाइशी सीईओ नहीं होता, लोग सीईओ बनते हैं। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि सीईओ साधारण कर्मचारियों के मुकाबले स्पेशल होते हैं और बिल्कुल अलग होते हैं। और तो और हमें लगता है कि बड़ी कंपनी चलाने के लिए पैसे वाले खानदान से होना या जादुई टैलेंट होना बहुत जरूरी है। पर 2600 सीईओज के ऊपर किया गया सर्वे जीएच स्मार्ट प्रोजेक्ट वो कुछ और ही बात बताता है। ज्यादातर सीईओज साधारण से लोग होते हैं जो अपने करियर के दौरान लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। जिन सीईओज पर सर्वे किया गया था उनमें से 70% का कहना है कि वो जब शुरुआत कर रहे थे उनको सीईओ बनने का कोई प्लान नहीं था। डॉन स्लैगर को ही देख लीजिए। स्लैगर रिपब्लिक सर्विसेज के सीईओ हैं। ये कंपनी $9 बिलियन की है और फॉर्च्यून मैगजीन के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप 500 वेल्दीएस्ट कंपनीज में से एक है। स्लैगर कभी कॉलेज नहीं गए। ग्लासडोर वेबसाइट के मुताबिक वे यूनाइटेड स्टेट्स के नंबर 1 सीईओ हैं। असल में वे रिपब्लिक सर्विसेज के लिए कचरा उठाने का काम करते थे। अपनी मेहनत से वो ऊपर आते गए और अमेरिकन वेस्ट सर्विसेज इंडस्ट्री के एक महत्वपूर्ण कंपनी के सीईओ बन गए। स्लैगर का नॉलेज अच्छा था और पब्लिक पर पकड़ मजबूत थी। इसके साथ साथ कंपनी के हर डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से उनको मिले कुछ अनमोल इंसाइट्स। इसलिए सीईओ बनने के लिए स्लैगर सबसे बेहतरीन कैंडिडेट बन गए। जीएच स्मार्ट सर्वे से यह भी पता चलता है कि सीईओ बनने के लिए आपका जीनियस होना जरूरी नहीं है। जो कैंडिडेट्स कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज सामने रखते हैं और लंबे लंबे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें आइडियल सीईओ कैंडिडेट नहीं माना जाता। इनके हायर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सारे सीईओज में से सिर्फ 7% ही किसी आईवी लीग स्कूल से पढ़े हुए हैं। हालांकि फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ज्यादातर लीडर्स आईवी लीग के ग्रेजुएट्स होते हैं, पर जो छोटी कंपनी है वो ऐसा नहीं करते। अगर आईवी लीग स्कूल की बात छोड़ भी दें
डॉन स्लैगर जैसे 8% सीईओ हैं जिन्होंने कभी कॉलेज अटेंड नहीं किया। इसका यह मतलब निकलता है कि हायर लेवल एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, सीईओ बनने के लिए आपको बड़बोला बनने की भी जरूरत नहीं है। ईगोइस्टिक लोग अच्छे सीईओ नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे खुद की सफलता पर ही फोकस करते हैं। करीब 30% सीईओज इंट्रोवर्ट्स हैं। कम डिसीजंस लीजिए और जल्द डिसीजंस लीजिए। जैसे आपने देखा कि किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिन सीईओज की हाई आईक्यू होती है वे इंफॉर्मेशन पैरालिसिस महसूस करते हैं। उनको अपने काम में हर रोज कुछ जरूरी डिसीजंस लेने होते हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कई जरिए हैं, जैसे थॉटफुल होना, इंपल्सिव यानी भावुक होना, लॉजिकल होना या फिर डिसिसिव होना। एक हाई परफॉर्मिंग सीईओ इन अलग अलग ऑप्शंस में से हमेशा डिसिसिवनेस को चुनता है। डिसिसिवनेस मतलब जल्द से जल्द कन्विक्शन के साथ कोई निर्णय लेने की क्षमता। लेखकों को एक स्टडी से पता चला कि डिसिसिवनेस की वजह से सीईओज के टॉप परफॉर्मर्स बनने के चांसेस 12 गुना बढ़ जाते हैं। जल्द लिए गए ओवरआर्किंग डिसीजंस वक्त गंवाकर लिए गए डिसीजंस से काफी बेहतर हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए चलिए स्टीव गॉर्मन के बारे में जानते हैं। 2003 में उन्होंने बस कंपनी ग्रे हाउंड लाइन्स का कार्यभार संभाला। उस वक्त वो कंपनी $140 मिलियन के कर्ज में डूबी हुई थी। उन्हें सुझाव दिया गया कि या तो रीजन डिवाइड करो और वहां के बिजनेस बेच दो या फिर भाड़ा बढ़ाओ। गवर्नमेंट को जल्द से जल्द फैसला लेना था। उन्होंने सेल्स फिगर पर माथाफोड़ी करने के बदले अमेरिका के मैप पर नजर डाली। गवर्नमेंट ने उस मैप को ग्रे हाउंड के रूट मैप के साथ कंपेयर किया। फिर वो एक बोल्ड नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कम जनसंख्या वाले सारे रूट्स बंद कर दिए। इस डिसिसिवनेस के चलते 4 साल बाद ग्रे हाउंड लाइन्स सालाना $30 मिलियन का मुनाफा कमा रही थी। गवर्नमेंट जैसे आप भी अपने बिजनेस के लिए एक विनिंग फॉर्मूला ढूंढ लीजिए और उस पर डटे रहिए। मैकग्रॉ हिल फाइनेंशियल के सीईओ डग पीटरसन ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्च के पॉलिसीज अपनाकर डग को सफलता मिली थी। वेल्च के रूल के मुताबिक किसी कंपनी में इतनी हैसियत होनी चाहिए कि कोई भी नई इंडस्ट्री में 1 या 2 नंबर पोजीशन में रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैक उस अपॉर्चुनिटी को नकार देते हैं। इस फॉर्मूला को अपनाकर पीटरसन ने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में बदलाव लाया और अपने स्टाफ को मार्केट अपॉर्चुनिटीज पर जल्दी डिसीजंस लेने की सलाह दी। उनकी कंपनी ने कभी कभार टेक ओवर डील्स को ठुकरा दिया, पर उन्हें जो सादगी और स्पीड मिली वो 1-2 बायआउट से कहीं ज्यादा थी। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको स्टेक होल्डर्स को अच्छे से समझना होगा। जैसे हमने पहले आपको बताया था, ज्यादातर सीईओ इंट्रोवर्ट होते हैं क्योंकि एक इफेक्टिव सीईओ बनने के लिए दूसरों का नजरिया समझना बेहद जरूरी है। कंपनी के मालिकों को पता होना चाहिए कि कस्टमर्स, बोर्ड मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स कौन सी चीज से मोटिवेट होते हैं। सीईओज को सुनने की आदत होनी चाहिए और सहानुभूति यानी एम्पैथी भी होनी चाहिए। इंट्रोवर्ट्स इस काम में माहिर होते हैं। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तब आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बात दूसरों की सोच विचार को समझने की आती है तब आपको अज्यूम नहीं करना है कि आप उनकी मन की बात जानते हो। सीईओ नील फिस्के इस बात का बड़ी अच्छी तरीके से पालन करते हैं। वैसे तो लोग उन्हें उस आदमी के तौर पे जानते हैं जिसने बिलाबोंग कंपनी का कायापलट किया था। फिस्के की सबसे बड़ी कामयाबी तब आई जब वे एक लॉन्जरे ब्रांड के लिए काम कर रहे थे। फिस्के ने महिलाओं से बात की और कपड़ों के बारे में उनका नजरिया जाना। फिस्के ने अंदाजा नहीं लगाया, लोगों को ध्यान से सुनकर उन बातों पर अमल करने का ही नतीजा है कि एक छोटी सी कंपनी को फिस्के ने $1 बिलियन बिजनेस में तब्दील कर दिया। इससे हमें पता चलता है
कि सीईओज को अपने कस्टमर्स को समझने के लिए वक्त बिताना होगा। जिम डोनाल्ड स्टारबक्स और सेफवे जैसे कई बड़े मशहूर कंपनीज में काम कर चुके हैं। अपनी कामयाबी का श्रेय वो एक आदत को देते हैं। वो हमेशा काम का आधा वक्त शॉप में बिताते हैं। डोनाल्ड की ये स्ट्रैटेजी उनके पिछले बॉस वॉलमार्ट के सैम वॉल्टन से प्रेरित है। सैम कहते थे कि असली बिजनेस तो कस्टमर्स और शॉप फ्लोर के एम्प्लॉयज के बीच में होता है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के उत्साह को भी समझना बेहद जरूरी है। अपने बोर्ड मेंबर्स को अच्छे से जानने के फायदे को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एक सीईओ को उन मेंबर्स के एस्पिरेशंस और होप्स के बारे में पता होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि कंपनी उन सपनों में कहां फिट बैठती है। सवाल जो पूछे जाने चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। वो बोर्ड मेंबर्स बने कैसे? क्या वो इन्वेस्टर या फाउंडर के प्रति समर्पित हैं? वो बोर्ड मेंबर्स के पद पर क्यों बने हुए हैं? पैसों के लिए, रुतबे के लिए, इंटेलेक्चुअल बढ़ावे के लिए? इन सवालों का सही जवाब जानना जरूरी है। इससे आपकी कंपनी लक्ष्य की दिशा में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा कि किस किस्म के निर्णय को बोर्ड मेंबर्स सपोर्ट करेंगे। एक कंसिस्टेंट और कमिटेड सीईओ पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर दो बंदे सीईओ के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बंदे को सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं जो भरोसेमंद लगता हो। जो भरोसेमंद दिखते हैं उनका सीईओ बनने का चांस 50% बढ़ जाता है। अपने आप को भरोसेमंद साबित करने के लिए आपको अपने किए गए वादे निभाने होंगे। द जीनोम प्रोजेक्ट में करीब 1000 सीईओज के पर्सनालिटी को स्टडी किया गया था। करीब 94% सीईओज में वादा यानी कमिटमेंट निभाने का गुण मौजूद था। जिन लोगों में डिसिप्लिन, थॉरोनेस और निष्ठा जैसे गुण मौजूद थे, वो ज्यादा सफल होते हैं। जिन्हें मैड जीनियस माना जाता है, अपने बर्ताव की वजह से उनके चांसेस काफी कम होते हैं। तो अगर आपको लगता है आपके पास सीईओ बनने लायक क्रेजी आइडियाज हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर एक बार और जरूर सोचें। बोर्ड मेंबर्स को ऐसे लीडर्स चाहिए जो किए गए वादे पूरा करता ही करता है, भले कितना छोटा ही क्यों ना हो। उनको ऐसे वादे चाहिए जिसे पूरा करना मुमकिन हो, कोई बेतुका नामुमकिन वादा नहीं। विश्वसनीयता बनाने के लिए आपको पहले छोटे छोटे वादे पूरा करके दिखाना होगा। अपने बर्ताव में कंसिस्टेंसी लाने से भी आपकी विश्वसनीयता पर अच्छा असर पड़ता है। मूड स्विंग्स या इमोशंस को अपने आप पर हावी मत होने देना। टिम्बरलैंड के सीईओ जेफ श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपका स्टाफ आप पर भरोसा करता है और इसीलिए आपको पर्सनली अप्रोच करता है। चाहे आप कंसिस्टेंटली सीरियस रहें या हमेशा फ्रेंडली, आपके कलीग्स और एम्प्लॉइज आपको ज्यादा अप्रोचेबल तब मानते हैं जब आपका बर्ताव वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अपने आप को एक भरोसेमंद सीईओ साबित करने के लिए अपने पिछले एक्सपीरियंसेस की एक आप बीती तैयार रखें। जब आप कोई लीडरशिप पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तब पिछला अनुभव बताकर आप अपनी रिलायबिलिटी साबित कर सकते हैं। अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए जहां आपको सिमिलर किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। बताइए कैसे आपको उन हालातों से सीख मिली और कैसे आप उस संकट से उबरे। ऐसे करने से आपकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन जाएगी जो प्रॉब्लम्स सुलझा सकता है। गलतियों को अवॉइड करने के लिए रिपीटेबल और वेल प्लान्ड सिस्टम्स बिल्ड कीजिए। जब आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे होते हैं, तब हर चीज माइक्रो मैनेज करना नामुमकिन है। इसीलिए आपको सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने होंगे। उस सिस्टम में ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो आसानी से रिपीट किए जा सकें, ताकि एम्प्लॉइज एफिशिएंट तरीके से काम करें। ऐसा करने के लिए अपने आप को किसी ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर समझिए। एक कंडक्टर म्यूजिक बजाता नहीं है, वो सामने खड़े होकर पूरे परफॉर्मेंस का संचालन करता है। पर एक शानदार शो के लिए वो कंडक्टर परफॉर्मर्स के साथ रिहर्सल करता है और ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपना रोल अच्छे तरीके से जानता है। सब साथ में मिलकर एक ही धुन कई बार बजाते हैं ताकि
गलती की कोई गुंजाइश न रहे। परफॉर्मेंस के दिन कंडक्टर को कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बजाने वालों को अच्छी तरह पता होता है कि क्या करना है और वो 1000 बार वही धुन बजा चुके होते हैं। सीईओ को भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अपने आप को नेवी सील मान लेने से भी आपकी मदद काफी हो सकती है। मान लीजिए आप लड़ रहे हैं। आपको शायद लगता होगा कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर खेलना ही सबसे अच्छी रणनीति है। जबरदस्त लड़ाई करना है और फिर जो होगा देखा जाएगा। पर नेवी सील्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। उनको अपना फाउंडेशन मजबूत बनाना सिखाया जाता है, ताकि तनाव के वक्त वो रिपीटेटिव ट्रेनिंग का सहारा ले सकें और कोई गलती करने से बच सकें। एक अच्छे से प्लान किए गए सिस्टम के होने से गलतियां कम होती हैं। कभी कभी एक भरोसेमंद सिस्टम के होने से जिंदगियां भी बच सकती हैं। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया को ही देख लीजिए। वहां ट्रीटमेंट सिस्टम में खामियां दिखाई दे रही थी। डॉक्टर्स और नर्सेस से डोजेज देने में भी गलतियां हो रही थी और इलाज में भी। अस्पताल वाले इन गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। फिर पता चला दिक्कत गलतियों से नहीं थी, दिक्कत थी गलतियों को छुपाने से। फिर हॉस्पिटल ने सिस्टम को बदला। उन्होंने गलतियों को गुड कैचेस का नाम दे दिया। जो भी स्टाफ मेंबर सबसे ज्यादा गलतियां यानी गुड कैचेस रिपोर्ट कर रहा था, चाहे अपनी हो या दूसरों की, उसे अवार्ड दिया जा रहा था। इसका नतीजा यह था कि गलतियां 80% कम हो गई। अतीत को भूल जाइए और फ्यूचर ट्रेंड्स को अपनाने में जुट जाइए। कोडैक और ब्लॉकबस्टर वीडियो में समानता क्या है? दोनों ही कंपनी बंद हो गई क्योंकि वो समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई। कोडैक ने दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था, पर उन्होंने 18 साल लगा दिए दूसरा कुछ बनाने में। यह मौका गंवाना कंपनी को बहुत महंगा पड़ा। 2012 में उन्हें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। ठीक वैसे ही वीडियो रेंटल कंपनी ब्लॉकबस्टर के पास नेटफ्लिक्स को खरीदने के 3 मौके थे, पर वो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के पोटेंशियल को समझ ही नहीं सके। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। ब्लॉकबस्टर को भी बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई थी। कोडैक और ब्लॉकबस्टर की मौत का कारण था उनका पुराने तरीकों में फंसे रहना और नए चीजों को ना अपनाना। अब इंटेल को देख लीजिए। इंटेल ने देखा कि जापानीज कंपनीज कम दाम में मेमोरी चिप बना रहे हैं। उनको पता था उनको जल्द ही कुछ बदलाव लाना होगा। इससे इंटेल के प्रॉफिट्स पर भी गहरा असर पड़ रहा था। 1984 में इंटेल $198 मिलियन कमा रही थी और 1 साल बाद उनकी कमाई थी केवल $2 मिलियन। इंटेल ने फैसला लिया कि मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बंद करके वो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने में ध्यान देंगे। इंटेल का इस फैसले का नतीजा है कि 1985 में $4 बिलियन से लेकर आज $197 बिलियन की कंपनी बन गई है। आने वाले ट्रेंड से अवगत रहना किसी भी कंपनी की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। पर आज की इस इंफॉर्मेशन लोडेड दुनिया में ऐसा कर पाना मुमकिन है क्या? हाँ, मगर आपको ट्रेंड हंटर बनना होगा। फार्मास्यूटिकल फर्म पुटनी के सीईओ जीन हॉफमैन ट्रेंड हंटर के एक अच्छे उदाहरण हैं। हॉफमैन इंसान की दवाइयों के ट्रेंड्स को जांचते थे और उस नॉलेज को पशुओं की दवाइयों में इस्तेमाल करते थे। आपके इंडस्ट्री के बाहर से भी आप ट्रेंड्स खोज सकते हैं। जैसे डिज्नी वर्ल्ड ने ट्रेंड ढूंढने के लिए दूसरे थीम पार्क्स को स्टडी नहीं किया, बल्कि वो फैमिली एंटरटेनमेंट से जुड़े ट्रेंड्स पर नजर रखने लगे, जैसे गेम्स, फिल्म्स, स्पोर्ट्स और टॉयज। रिसर्च करने से उन्हें यह पता चला कि हैरी पॉटर जैसे ट्रेंड्स लाना काफी मददगार साबित हो सकता है। तरक्की के पायदान चढ़ने के लिए आपको सबके नजरों में आना होगा। अगर आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आपके सीईओ बनने के चांसेस काफी कम हैं। एम्प्लॉयर्स को चाहिए टीम प्लेयर्स जो कंपनी के हित के लिए काम करेंगे, न कि वो जो अपने लिए काम करते हो। पर अगर अपने बारे में तारीफ नहीं करेंगे
तो अपनी खूबियां दूसरों को बताएंगे कैसे? वैसा करने के लिए छोटे तालाब की बड़ी मछली बनने की कोशिश कीजिए। इस किताब के लेखकों ने 2600 सीईओज पर एक स्टडी किया था। उस स्टडी के मुताबिक जो सीईओज कॉर्पोरेट पायदान जल्द चढ़ते हैं, यानी स्प्रिंटर्स हैं, उनके 60% लोग छोटे कंपनी से शुरुआत करते हैं। छोटी कंपनीज की खासियत होती है कि वो नए आइडिया या बदलाव को बड़े कंपनीज के मुकाबले जल्द अकोमोडेट कर पाते हैं और छोटे कंपनी में आपका अच्छा काम जल्दी सबके नजर में आता है। अगर आप कुछ सराहनीय करते हैं तो आपको तुरंत रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे डैमियन मैकडॉनल्ड ने $50 बिलियन फर्म जॉनसन एंड जॉनसन की नौकरी को नहीं चुना और $250 मिलियन की मेडिसिन डिवाइस कंपनी जीमर के स्पाइन डिवीजन को लीड करना बेहतर समझा। मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में जीमर का 12% ग्रोथ हुआ था। अगर वो जॉनसन एंड जॉनसन में रहते तो शायद 1 या 2% ही ग्रोथ दे पाते। सन 2016 में एक मेडिकल डिवाइस कंपनी लीवानोवा ने मैकडॉनल्ड की सफलता से इंप्रेस होकर उन्हें सीईओ का पोजीशन ऑफर किया। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका हर अच्छा काम सबके नजर में आ रहा है। ऐसा करने का सबसे पहला तरीका है अपने कंपनी के लोगों से सुझाव मांगते रहना। हर कोई सुझाव देना बहुत पसंद करता है और ऐसा करने से वो आपके करीब हो जाते हैं और आपकी सफलता में भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। दूसरा तरीका है कुछ ऐसी मदद करना जिससे आप सबके नोटिस में आ जाएंगे। मान लीजिए कोई कंपनी अगर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है तो उन्हें उन चीजों में मदद करें। आपका काम और भी ज्यादा नजर में आएगा। लोगों के नजर में आने का तीसरा तरीका है किसी इंपॉर्टेंट आदमी का स्टाफ मेंबर बन जाना। किसी सीनियर मैनेजर का अगर आप पर्सनल असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपको हाई लेवल मीटिंग्स में जाने का मौका मिल जाएगा। इससे आपको कंपनी ऑपरेशंस के बारे में कई जरूरी बातें जानने का मौका मिलता है और आपको कंपनी के बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बढ़ाने का भी मौका मिलता है। जैसे ही लोग आपके टैलेंट को सराहने लगेंगे, आपका सीईओ बनने का रास्ता अपने आप बनता जाएगा। इस बुक समरी का मुख्य संदेश ये है कि सीईओज कोई अजूबे नहीं होते। वे आप ही के जैसे आम इंसान होते हैं जो कुछ स्किल्स को सीख लेते हैं। उन स्किल्स के सहारे वो तरक्की के पायदान चढ़ते जाते हैं। डिसिसिव, कंसिस्टेंट, कमिटेड और रिलायबल होना सीईओ बनने के बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। एक अच्छे से प्लान किए गए सिस्टम का होना भी बेहद जरूरी है। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है स्टेक होल्डर्स को अच्छे से समझना और फ्यूचर के लिए तैयार रहना। एक एक्शनेबल एडवाइस जो ऑथर्स ने दी है वो ये है कि जब आप अगली बार किसी मीटिंग या इंटरव्यू में जाएंगे तो सिंपल भाषा का प्रयोग करें, स्पष्ट बोलें और बात करने में जल्दबाजी ना करें। अगर किसी बात पर लोगों से गौर करवाना हो तो ड्रामेटिक पॉज लेना मत भूलना। इस किस्म के स्पीच पैटर्न से आपकी अथॉरिटी झलकेगी और यह सुनिश्चित होगा कि सुनने वाले तक मैसेज सही तरीके से पहुंच रहा है।